हेलो एवरीवन, आई एम कोमल लामा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो आज हम बात करने वाले हैं पूर्ण तथा अपूर्ण संकुल के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था कि आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आपको अगर किसी भी टॉपिक को याद करना है तो उसको आप फ्लो चार्ट बनाते हुए याद कीजिए, ज़्यादा टाइम तक आपको वो याद रहेगा। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, पूर्ण और अपूर्ण संकुल के बारे में बात करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से जो भी एग्जाम्पल आज हम पढ़ेंगे उसमें से IIT JEE और नीट में कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक के अंदर अभी बनने वाले हैं। तो आपको ध्यान से सभी चीज़ों को सुनते हुए चलना है। आपको मैं एक बात प्रॉमिस कर देता हूँ, जब आपका ये लेक्चर ख़त्म हो चुका होगा तो आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे जो भी आपके दिमाग में अभी है। तो आप सब कुछ भूल जाइए, केवल ध्यान लगाइए और मोबाइल के अंदर ईयरफोन लगा लीजिए और इसको ध्यान से सुनिए क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। पूर्ण और अपूर्ण संकुल जो होगा उसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पूर्ण और अपूर्ण संकुल होता है उसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगी। कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होगा उसको जैसे ही मैंने क्या किया, एक पानी के अंदर डाला, तो एक कॉम्प्लेक्स है उसको हम क्या करते हैं, एक पानी के अंदर डालते हैं। तो पानी के अंदर डालने पे अगर वह जैसा है वैसा ही बना रहेगा तो वह कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, आपके पूर्ण कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो पूर्ण संकुल होता है उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक ऐसा संकुल जिसको किसी जलीय विलयन में डालने पर वह अपने सभी अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देता है, क्योंकि उसकी वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है। क्या समझ में आ रहा है? आपने किसी कॉम्प्लेक्स को डाला पर उसकी वियोजन की मात्रा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर बहुत कम है तो अंदर जाके ब्रेक डाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो ऐसे संकुल को क्या कहा जाता है, पूर्ण संकुल कहा जाता है। दूसरा जो होगा अपूर्ण संकुल, तो आपने जब उसको किसी जलीय विलयन में डालेंगे तो वो यहाँ जाने के बाद में क्या होगा, उसके सभी आयनों में, सभी अवयवी आयनों में टूट जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप प्लीज़ सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके आने वाला है। जो भी मैं बोर्ड पे लाइन लिखी हुई है उसमें से हर एक लाइन से क्वेश्चन आपके JEE और नीट में बन सकता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो पूर्ण और अपूर्ण संकुल है उसकी परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि क्या हो सकता है। ये एग्जाम्पल आपके JEE में पूछा गया है तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। CuSO4 और KCN जब दोनों को हमने आपस में रिएक्ट करवाया तो CuSO4 में कॉपर पे चार्ज कितना है, +2, और Cn के ऊपर चार्ज कितना है, -1। तो जैसे ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, CuCN होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे कि ये जो CuCN होल ट्वाइस है ये कैसा है कॉम्प्लेक्स, या फिर ये कैसा कंपाउंड है। ये जो यौगिक बना है ये एक अस्थायी यौगिक है। अस्थायी यौगिक क्यों है उसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आप इसको समझिए, ये अस्थायी होने की वजह से आपके कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर CuCN और Cn होल ट्वाइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Cn होल ट्वाइस जो होगी एक गैस होती है जिसका नाम क्या होता है, साइनोजन गैस होती है, ठीक है। अब जो ये CuCN बना, यहाँ पे कॉपर का चार्ज +2 से कितना हो चुका है, +1। इसका कितना है, इसका तो -1 ही रहेगा। और जो Cn है वो यहाँ पे कितना हो चुका है, 0 चार्ज के साथ में आ चुका है। अब ये जो CuCN है इसको आधिक्य के KCN में मिलाने पे
ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप CuCN को बहुत ज़्यादा KCN में मिलाते हैं तो हमारा एक संकुल निकल के आता है जिसका फॉर्मूला होगा K3CuCN होल 4। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने KCN को कम मात्रा में मिलाया तो CuCN मिलेगा, पर जैसे ही KCN को अधिकता में मिलाएंगे तो K3CuCN होल 4 आपको मिलता है। क्या ये बात सबको समझ में आ चुकी है? तो आगे देखिए, जब आपने इसको, क्योंकि आपको पता है ये जो भी चीज़ हो रही होगी आपके जलीय विलयन में होगी, तो H2O के केस में जब H2O के अंदर इसको डाला गया इस कॉम्प्लेक्स को, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये पूर्ण संकुल की तरह काम करेगा। पूर्ण संकुल की तरह काम करेगा मतलब यहाँ हमें जो आयन मिलेगा वो CuCN होल 4 माइनस 3 आयन आपको यहाँ पे मिलेगा, और दूसरा आयन कौन सा मिलेगा, K प्लस। तो जो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले आयन हैं वो अपने अवयवी आयनों के अंदर अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं दे रहे हैं, तो ये किस प्रकार का संकुल हो जाएगा, पूर्ण संकुल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ कि पूर्ण संकुल के अंदर अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं मिलता है। जब H2S के अंदर इसको डाला तब भी ये किसकी भांति काम करेगा, पूर्ण संकुल की भांति काम करता है। क्या ये बात भी समझ में आ चुकी है? अब जो बचा कौन सा, HCl। HCl क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक प्रबल अम्ल होगा। तो HCl को जैसे इसमें डालेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, HCN का परीक्षण मिलता है। अगर किसी भी अवयवी आयन का परीक्षण मिल गया जो संकुल के अंदर उपस्थित है तो उस संकुल को क्या कहोगे आप, अपूर्ण संकुल कहते हैं। तो उस संकुल का नाम क्या हो जाएगा, अपूर्ण संकुल। समझ में आया होगा। अगर हमें Cu+1 और Cn दोनों के टेस्ट यहाँ नहीं मिले थे तो इसलिए दोनों क्या हो गए, पूर्ण संकुल। पर जैसे ही मुझे Cn का टेस्ट मिलना स्टार्ट होता है तो ये कौन सा संकुल हो जाएगा, अपूर्ण संकुल हो जाता है। अब जो आपके किताबों में जो एक बात लिखी होती है कि ये संकुल पूर्ण होगा और ये संकुल अपूर्ण होगा, तो वहाँ आपको कभी कोई नहीं बताएगा कि कौन सा संकुल कब पूर्ण होता है और कब अपूर्ण होता है। इसको एग्जाम्पल को दोबारा देखिए, ये जो संकुल बना, ये संकुल पानी के और H2S के रेस्पेक्ट में तो कैसा है, पूर्ण है, पर ये एक प्रबल अम्ल के रेस्पेक्ट में, प्रबल अम्ल के साथ कैसा का व्यवहार कर रहा है, अपूर्ण संकुल की तरह। तो एक ही कॉम्प्लेक्स, एक ही संकुल पूर्ण भी हो सकता है और अपूर्ण भी हो सकता है। शर्त क्या है, आपने कौन से अभिकर्मक या रिएजेंट के साथ में उसको मिलाया है। तो जो रिएजेंट होगा उस पर डिपेंडेंसी होगी कि वो पूर्ण होगा या फिर अपूर्ण होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो रिएजेंट हम मिलाते हैं, बाहर से जो रिएजेंट दे रहे हैं, वही रिएजेंट डिसाइड करेगा कि वो संकुल पूर्ण है या फिर अपूर्ण होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो एक संकुल आपके पानी और इसके लिए पूर्ण है, पर ये वाला HCl जो होगा उसके लिए संकुल क्या हो जाएगा, अपूर्ण संकुल की भांति व्यवहार करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पूर्ण और अपूर्ण संकुल जो होंगे वो आपके अलग अलग रिएजेंट पर, ये बात नोट कर लेना, अलग अलग रिएजेंट पर डिपेंड करेंगे कि वह पूर्ण होता है या फिर अपूर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल आता है, ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह रेडॉक्स रिएक्शन का भी हो जाता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको पता होगा कि यहाँ आपके कॉपर जो होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। Cn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, -1। पर जब ये Cu+2 यहाँ गया तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +1 हो गई। तो +2 से +1 में जाना क्या होगा, आपके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन होगा। और ये -1 है, ये भी -1 है, पर इसको नहीं, इसको देखिए, ये -1 से 0 में जाना यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
तो जब किसी यौगिक का ऑक्सीडेशन और क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, आपके रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होना कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन, या हिंदी में बोलेंगे इसको उपापचय अभिक्रिया हो जाती है। क्या समझ में आया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यहाँ पे आपको मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि सर ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगी, हमें तो नहीं पता चल रहा, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे। तो उसी पॉइंट को मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा। इधर देखिए बेटा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे Cn- को देखा इसको देख लो भैया। जैसे इसको देखते हैं तो दिमाग में एक चीज़ याद आई, अगर हमने पी ब्लॉक पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो जो Cn- होते हैं, Cn- को क्या बोला जाता है, सूडो हेलोजन। Cn- को क्या बोला जाता है, सूडो हेलोजन, मीन्स काल्पनिक हेलोजन। तो सूडो हेलोजन की तरह जो है ये व्यवहार करेगा, आभासी हेलोजन की तरह ये व्यवहार करेगा कौन, Cn-। अब जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन जो होंगे जैसे I- है, तो ये किसकी तरह काम करता है, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, अपचायक की तरह काम करेगा। तो I- अपचायक की तरह काम करता है। और जो सूडो हेलोजन होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, सूडो हेलोजन भी हेलोजन की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो Cn- भी किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। समझ में आया। तो Cn- किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक की तरह काम कर रहा है। अब सूडो हेलोजन की परिभाषा मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है। तो सूडो हेलोजन किसको कहा जाता है, जिसमें एक तो नाइट्रोजन हो, कम से कम एक नाइट्रोजन एटम हो और उस पर चार्ज क्या हो, -1। तो जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन होता है, उस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहा जाता है, सूडो हेलोजन कहा जाता है, आभासी हेलोजन, काल्पनिक हेलोजन कहा जाता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, Cn- जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और Cu+2 को देखो, क्या Cu जो होगा Cu+2 से +1 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो यह किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कमरे के ताप पर ही, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कहते हैं रिएक्शन के अंदर कहीं लिखा होगा ताप पर करेंगे या कमरे के रूम टेम्परेचर पर ही कर देगा वो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है, इसलिए ये कंपाउंड क्या होता है, अस्थायी होंगे। भैया जो आपके रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है वो वाले कंपाउंड ही अस्थायी कहलाते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो गई। तो यहाँ देखिए आप, ये तो +2 से कहाँ चला गया, +1 में। ये Cn- से कहाँ चला गया, 0 के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे आपको रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगी। और क्यों मिल रही है, क्योंकि Cn- रिड्यूसिंग एजेंट है और Cu+2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एक तो ये पॉइंट कि यहाँ पे ये अनस्टेबल क्यों होता है, उसका कारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि वह रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा ये पॉइंट, जब आपके अधिकता में KCl लेंगे तो आपके क्या मिलेगा, आपको वह संकुल प्राप्त होता है। और फिर उस संकुल को आप जब देखोगे तो वह अलग अलग रिएजेंट के साथ में अलग अलग प्रकार का क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। किसी रिएजेंट के साथ में पूर्ण संकुल की तरह काम करेगा और किसी रिएजेंट के साथ में अपूर्ण संकुल की तरह काम करेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कॉम्प्लेक्स को देख के कि यह पूर्ण है या अपूर्ण है, आपको उसको रिएजेंट में मिलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप बता पाएंगे कि यह पूर्ण संकुल होगा या अपूर्ण संकुल होगा। बच्चे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं और क्या समझा रहा हूं। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या आपके पूर्ण संकुल होगा और कौन सा आपके अपूर्ण संकुल होता है।
चलिए इसको देखिए, हमने बात की CdSO4 और KCN की, तो जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, CdCN होल ट्वाइस। CdCN होल ट्वाइस प्लस क्या बन जाएगा, वही K2SO4। यहाँ फिर एक्सेस ऑफ KCN लिया, एक्सेस का मतलब होता है बेटा आधिक्य, तो एक्सेस ऑफ KCN लिया तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा K2CdCN होल ट्वाइस। ठीक है, अब K2CdCN होल 4 मिलता है, तो K2CdCN होल 4 आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ आपके फिर से वही काम करेंगे, H2O लेंगे, H2S लेंगे और क्या लेंगे, HCl लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि सर ये जो CD है और ये CN2 होल ट्वाइस के साथ जो यौगिक बनाया, क्या ये यौगिक स्थायी है या अस्थायी है। तो ध्यान से सुन लीजिए, CN माइनस कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, पर CD जो होगा वो आपके +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जिंक कैडमियम मरकरी, तो जिंक के नीचे आता ही है, इसकी भी +2 होती है, इसकी भी +2 होती है, क्या ये +1 में जा सकता है, नहीं। तो अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट है पर दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकती है। आई बात समझ में। तो वहाँ आपके CD जो है वो +2 के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसके साथ आपके ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी इसकी और यहाँ पर भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब जैसे ही H2O के अंदर इसको मिलाया तो यहाँ ये पूर्ण संकुल की भांति व्यवहार कर रहा है, मतलब इसने अपने अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं दिया जो ब्रैकेट के अंदर है। दूसरा जो H2S आपने मिलाया, तो H2S को मिलाने के बाद में आपको यहाँ CDS के PPT मिलते हैं। अगर CDS का PPT मिला, ये किस चीज़ को इंगित कर रहा है कि ये जो संकुल है इसने अवयवी आयन का परीक्षण दे दिया, तो यह अपूर्ण संकुल होगा। ये कौन सा संकुल होगा, अपूर्ण संकुल होगा। HCl की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये क्या देगा आपको, HCN देगा, HCN गैस देगा, तो ये भी किसकी तरह काम करेगा, अपूर्ण संकुल की तरह काम करता है। तो याद करो, आपने अभी जो लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें H2S के साथ में टेस्ट नहीं मिल रहा था, पर यहाँ आपके CDS जो होगा ये PPT बना रहा है, तो वह H2S के रेस्पेक्ट में वो क्या था, वो पूर्ण था, परंतु ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है ये H2S के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अपूर्ण संकुल की भांति व्यवहार करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो जो संपूर्ण आपके पास जो पूर्ण और अपूर्ण संकुल होते हैं उनकी परिभाषा को आपको ध्यान से समझते हुए इन एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से कर लेना है, जिससे आपके एग्जाम में कोई सवाल नहीं अटकेगा। दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई अभी, जो पूर्ण और अपूर्ण संकुल की होती है। नेक्स्ट बात में जो बताने जा रहा हूँ उसको सभी लोग कान खोलकर सुनिएगा कि आपके जो सवाल है वो और कहाँ से बन सकता है। नोट करके लिखना कि जो अमोनिया है और जो साइनो कॉम्प्लेक्स है, इनके जो संकुल होंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड में, प्रबल अम्ल में अपूर्ण संकुल की तरह काम करेंगे। क्या समझ में आया कि जो भी अमोनिया के संकुल हैं या जो भी आपके साइनो के संकुल हैं, ये दोनों के दोनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में, लाइन बाय लाइन ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड की ही बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ये किसकी तरह व्यवहार करता है, ये आपके अपूर्ण संकुल की तरह व्यवहार करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो नोट है इस पर एक सवाल आप करिए
ये नोट आप लिख लीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए एक कॉम्प्लेक्स है आपके CuNH3 + 2, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो संकुल आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए बोला गया है, मतलब आपके ट्रू और फॉल्स वाला सवाल है, सत्य असत्य वाला सवाल है, ठीक। या फिर आप इसको 4 लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो, बहुत सारी बातें हम इसके अंदर पूछ सकते हैं। तो इसमें एक जो स्टेटमेंट आया, एक जो वाक्य आया, वो क्या है कि आपके ये जो संकुल है ये स्थायी होगा। कौन से विलयन में? क्षारीय विलयन में या जलीय या फिर अम्लीय विलयन में? तो अम्लीय विलयन में एक बार इसको डाला गया और एक बार किस में डाला गया? क्षारीय विलयन के अंदर डाला गया। तो डाल के देखते हैं। तो OH- के अंदर डाला गया और किसके अंदर डाला गया? H+ के अंदर डाला गया। अब मैंने जो नोट लिखाया था उसको याद कीजिए कि अमोनिया दिखा, अमोनिया और साइनों के जितने भी संकुल होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं या फिर इम्परफेक्ट या अपूर्ण संकुल होते हैं। किसके केस में? स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहा होगा। तो इसमें ये क्या करेगा? इसमें ये आपके अपूर्ण संकुल की तरह काम करेगा और इसके लिए ये पूर्ण संकुल की तरह काम करता है। इसमें अपूर्ण संकुल की तरह काम क्यों करता है? क्योंकि अमोनिया को जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो वह अमोनियम आयन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखता है। तो जैसे ही अमोनिया को H+ मिला वो फटाक से किस में चला गया? NH4+ के अंदर चला जाएगा और आपका ये जो संकुल होगा ये आपके इम्परफेक्ट संकुल की कैटेगरी में आ जाएगा, अम्लीय विलयन के लिए। किसके लिए? अम्लीय विलयन के लिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि पूर्ण संकुल क्या होता है और अपूर्ण संकुल क्या होता है। जो नोट मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखना है और जो रिएक्शन बताई गई है उसको भी आपको ध्यान रखना रहेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके कुछ रिएजेंट के लिए पूर्ण संकुल है और कुछ रिएजेंट के लिए वही कॉम्प्लेक्स अपूर्ण संकुल है? तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मतलब आपको लग सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ऊपर से चला जाए, तो इसलिए इस बोर्ड को ध्यान से देखिएगा। अगर आज समझ में आ गया तो ठीक है, बाकी आप अगर अपने से पढ़ेंगे तो ये कभी आपको क्लियर नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बताने जा रहा हूँ मैं। इधर देखिए, हमारे पास एक वर्ड होता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो 2 एग्जांपल हमने लिए थे, K3CuCN4 वाला और K2CdCN4 ये वाला। याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फीबली सोल्यूबल, मतलब आंशिक रूप से क्या होते हैं? आंशिक रूप से क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो ये कुछ आयन तो देगा, Cu+1 के कुछ आयन आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये भी जो होगा कुछ आयन बहुत कम मात्रा में आपके क्या देगा? दोनों के दोनों Cu+1 और कौन सा है? Cd+2, दोनों के दोनों बहुत कम मात्रा में जलीय विलयन में आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ये जलीय विलयन है, इसमें आपको यहाँ पे बहुत कम मात्रा में आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। नेग्लिजिबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत ही कम मात्रा में आपको यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर भी हमने क्या डाला? H2H डाला और इसके अंदर भी हमने क्या डाला? H2H डाला। ठीक है, अब देखना बेटा, यहाँ एक वर्ड होता है KSP। KSP एक वर्ड होता है, तो मान के चलते हैं इसका जो KSP है, इसका KSP कितना है हमारे पास में? 100, और इसका जो KSP है वो कितना है हमारे पास में? 50 मान लेते हैं या 20 मान लेते हैं। ठीक
ठीक है, मान के चल रहे हैं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा, हम मान के चल रहे हैं ऐसा होता है। ठीक है, अब जो KSP है उसको थोड़ा सा आप याद कीजिए, आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर साम्य अवस्था वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा KSP सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। KSP क्या होता है? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। और ये जो होंगे ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट। यानी कि आपके पास में आयन का जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा? आयोनिक प्रोडक्ट। और इनका जो KSP होगा जिस पर ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं वो क्या कहलाता है? KSP कहलाता है। ठीक है, तो जो KSP होगा वो जब इसके बराबर होगा तो ये सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आपने एक पानी है उसमें अगर मैक्सिमम घुलनशीलता शक्कर की अगर 10 है, 10 ग्राम है, तो आप 10 के 10 ग्राम उसमें घोल चुके हो, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, दूसरा KSP की वैल्यू ज़्यादा है और जो आयनिक प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू कम है। मतलब आयन अभी थोड़े से कम घुले हैं तो आयन अभी और घुल सकते हैं, तो आयन अभी अगर और घुल सकेंगे तो वो वाला जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आई बात समझ में? लास्ट जो बचा हुआ है KSP KSP की वैल्यू अगर क्या हो गई? कम हो गई, और आयनिक प्रोडक्ट की मतलब आयन ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर एक गिलास शक्कर है, अगर आप उसमें शक्कर मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शक्कर घुलना बंद हो जाएगी और वहाँ आपको नीचे शक्कर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। क्या ऐसा होगा हमारे पास? तो वो जो सिचुएशन है वो आपकी क्या कहलाती है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो कौन सी सिचुएशन है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यही जो आपकी कंडीशन है ये आपको क्या देती है? अवक्षेप देती है। यही क्या देती है? आपको अवक्षेप देगी। तो अवक्षेप देने की कंडीशन क्या है कि आपके ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं कितनी सांद्रता एक ही है उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का योग जो होगा वो अगर KSP की वैल्यू क्या होती है? हमेशा KSP की वैल्यू होती है फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होती। हर रिएजेंट के लिए ये हमेशा अलग अलग वैल्यू होती है पर ये फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती। पर सांद्रता तो आप चेंज कर सकते हैं। इसकी सांद्रता अभी कुछ है और इसकी सांद्रता मान लो A है और इसकी B है, तो आप उसको A+1 और B-1, तो उसकी सांद्रता तो हम चेंज कर सकते हैं पर KSP की वैल्यू को चेंज किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपके पास में अवक्षेप आपको यहाँ पे कब मिलेगा? जब KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किससे? इन दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल से कम हो जाएगी, तो आपको PPT यानी कि अवक्षेप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे PPT ही देख रहे हैं, तो मैं 1 मिनट के लिए इन दोनों को हटा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब KSP की वैल्यू तो 100 है, फिक्स है। ठीक है, तो KSP हमारे पास कितना हो गया? 100 हो गया। Cu+2 की कंसंट्रेशन आई हमारे पास में, और किसकी कंसंट्रेशन आएगी? H2S की। इसकी कंसंट्रेशन भी फिक्स है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें से Cu+1 जितना निकलना होगा उतना निकल चुका है, तो इसकी फिक्स है। और वो कितनी मान के चल रहा हूँ मैं? 1m मान के चल रहा हूँ, या फिर इसको 2m मान के चलिए। आई बात समझ में? इसमें क्या किया? इसमें KSP की वैल्यू को 20 ले लिया और CD+2 और H2S की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो CD+2 की कंसंट्रेशन फिक्स है, वो कितनी है? 2m ले ली हमने। दोनों इसमें भी कम निकला है, इसमें भी कम निकला है, दोनों में मान के चलते कितना निकला होगा? 2 मोलरिटी इनकी कंसंट्रेशन होगी। ये भी फिक्स है, ये भी क्या है? आपके फिक्स्ड वैल्यू है। ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। अब बचा क्या? H2S। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर H2S मैंने इसमें H2S की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया? 10m कर दिया,
तो क्या 10m यहाँ पे भी किया और 10m यहाँ पे भी किया, दोनों में एक साथ H2S डालते जा रहा हूँ तो दोनों की कंसंट्रेशन 10m पर आकर हम रुक गए। तो 10m से हल्का सा जैसे ही H2S ज़्यादा डलेगा तो क्या यहाँ पे CDS का PPT बनना स्टार्ट हो जाएगा, CDS का PPT बन जाएगा यहाँ पे। कब? H2S जब आपने 10m डाला, समझ में आया। पर यहाँ अगर 10m डालते हैं तो इसकी वैल्यू तो कितनी हुई, 20 हुई, तो KSP की वैल्यू तो कितनी है, 100 है, तो अभी तो ये बहुत कम है, तो यहाँ आपके PPT नहीं बनेगा और यहाँ आपके PPT जो होगा वो बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? तो दोनों की कंसंट्रेशन जो कॉम्प्लेक्स की जलीय विलयन में निकली वो मान के चलते हैं अगर सेम है, बहुत कम है पर अगर सेम है, पर अलग अलग रिएजेंट के लिए KSP की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अलग अलग रिएजेंट के लिए वो जो PPT बनाएगा वो अलग अलग सांद्रता पे बनाता है। हाँ, अगर आपने ऐसा कर दिया कि इसके अंदर H2S डालते गए और वो 100 के बराबर अगर कर दिया तो जरूर आपके क्या मिल सकता है, वहाँ प्रेसिपिटेट अवक्षेप मिल सकता है। पर परीक्षण के लिए हम थोड़ा सा ही रिएजेंट डालते हैं उसके अंदर, तो थोड़ा सा रिएजेंट डालने पे अगर PPT मिल गया तो हम बोलेंगे कि भैया ये उसके लिए क्या हो गया, अपूर्ण संकुल हो गया, और अगर PPT नहीं मिला तो ये पूर्ण संकुल हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूँ KSP बनाने के दो तरीके हैं, या तो रिएजेंट अलग अलग हो, दूसरा तरीका सांद्रता अलग अलग हो। ठीक है, तो सांद्रता के ऊपर डिपेंडेंसी होती है KSP की, या फिर रिएजेंट के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी होगी। तो जो रिएजेंट आप डालेंगे उसी पे वो अवक्षेप बनाएगा और उसी के हिसाब से आप बताएंगे कि यह पूर्ण संकुल होता है या अपूर्ण संकुल होता है। अब अगर ये बात आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो आज के बाद आप पूर्ण और अपूर्ण संकुल का कोई भी सवाल जो है वो गलत नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम इस टॉपिक को आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और नई एनर्जी के साथ में, और आपको ये पूरा चैप्टर, मैं वादा करता हूँ जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ चुके होंगे तो आपको एक एक चीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्लियर हो चुकी होगी और आपके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ऐसे चुटकी बजाते हुए सोल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।